बेस्ट सोइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, यानी कि जो आपका पर्यावरण में कार्बन प्रेजेंट है उसको मिट्टी के अंदर कैप्चर करने के लिए, तो हमारे लिए जरूरी है कि कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को समझना। तो उनमें से सबसे पहले देखिए, ये जो हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है जिनको हम फॉलो करके और कोशिश कर सकते हैं कि जो आपका पर्यावरण के अंदर कार्बन, यानी कि एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या ये कह सकते हो जो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटिंग गैसेस है, उसको किस प्रकार से हम डिक्रीज कर सकते हैं एनवायरमेंट में और सॉइल में स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमारी जो टीलेज प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर हमें कंट्रोल करना होगा, जैसे आपका जीरो टीलेज, रिड्यूस टीलेज, या हमें कंजर्वेशन टीलेज प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा। जिसमें होता क्या है कि आपकी सॉइल के अंदर मैक्सिमम आपका जो प्लांट का रेजिड्यू है उसको सॉइल में ही मिक्स करने की कोशिश की जाती है, या आप यूं कह सकते हो कि हम लोग सॉइल को डिस्टर्ब मिनिमाइज करते हैं और सॉइल की सतह के ऊपर आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट रेजिड्यू है, उसको मेंटेन किया जाता है। और कंजर्वेशन टीलेज के अंदर मोर देन 30% प्लांट रेजिड्यू आपका मेंटेन किया जाता है, और जीरो टीलेज या आपकी नो टीलेज के अंदर तो 50% से भी ज्यादा आपका रेजिड्यू सॉइल के सरफेस पर डिकम्पोज, या ये कह सकते हो सरफेस पर रिटेन रखा जाता है, ताकि वो सॉइल को कवर कर सके और होने वाले इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस को कम कर सके, मल्चिंग का काम कर सके, और बाद में ऐड होने के बाद ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में इंक्रीज कर सके और सॉइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट स्टेटस को इंक्रीज कर सके। दूसरा हमारा आता है मल्च फार्मिंग, जिसके अंदर हम कोई कवर क्रॉप को ग्रो करवाते हैं जो कि सॉइल के सरफेस को आपका कवर करने का काम करेगा। दूसरा, हम लोग सरफेस रेजिड्यूज को रिटेन करते हैं जो ऑलरेडी हम लोग जीरो टिलेज में कर रहे थे, और हम प्लास्टिक मल्चिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, प्लास्टिक मल्चिंग को आप इस प्रकार से समझिए कि ये हमारे सॉइल के सरफेस को कवर करेगा, जिससे क्या होगा, आपकी सॉइल के अंदर कहीं ना कहीं जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है, एक तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, दूसरा आपका वीड की ग्रोथ कम होगी, सॉइल का एक्सपोजर कम होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल मटेरियल्स है या सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है वो नहीं होने वाला, और इसी से हमारे सॉइल के अंदर रेजिड्यू जो है वो डिकम्पोज धीरे धीरे होगा। तो वो एक प्रकार से आपकी सॉइल के अंदर ये कह सकते हो कि एड ऑन कर रहा है या सॉइल को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है। फिर हमारी बारी आती है जी फर्टिलिटी मैनेजमेंट। अब फर्टिलिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि जो हम लोग सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करने के लिए इंस्टेंटली हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, उससे आपकी सॉइल जो है वो लगातार डेटेरिएट होती है, उसकी प्राकृतिक उर्वरक क्षमता खत्म होती है। तो हमें उस सॉइल के अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि हमारा एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, एजोस्पाइरलम है, हम इन बैक्टीरियाज को यूज करके आपकी सॉइल की नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करेंगे, ताकि एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो हमारी सॉइल के अंदर प्राकृतिक रूप से ऐड हो सके और क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। दूसरा आपका होगा फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया। आज जो हम लोग डीएपी, यूरिया जैसे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, यूरिया को आप लोग जो है नाइट्रोजन के लिए, डीएपी को नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सॉइल के अंदर केमिकल कंपोजिशन या सॉइल के अंदर जो उसका पीएच जो है उसको इंबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है और सॉइल की जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता होती है वो डिक्रीज होती है। दूसरा, जो हमने फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए थे उसमें से फास्फोरस जो है वो फिक्स हो जाता है आपके सॉइल के पार्टिकल्स के साथ जाकर और बाद में उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम उसमें फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया को यूज करते हैं तो वो आपके सॉइल के अंदर फास्फोरस को उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। माइकोराइजा, माइकोराइजा आपका एक रिलेशन है हायर प्लांट्स और आपकी फंगस का, जो कि क्या करते हैं, सॉइल के अंदर अगेन आपके फास्फोरस को अवेलेबल करवाने का काम करेंगे। फिर हमारी बारी आती है जी बायोसॉलिड्स और बायोचार। तो इन कंपाउंड्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को प्राकृतिक रूप से इंक्रीज करने का काम करेंगे, और साथ में सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होगा, ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट है ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स और आपका केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर हमें एट द एंड यूज करना है, और ये कह सकते हो इंस्टेंटली हम लोग बाद में आपका यूज करेंगे, या ये कह सकते हो एट द एंड यूज करेंगे, पहले हम इसका प्रयोग नहीं लाने वाले हैं। फिर हमारी बारी आती है जी इरोजन मैनेजमेंट। अब देखो, इरोजन को कंट्रोल करने के लिए आप लोग सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि आप इरोजन को होने ही मत दो। उसके सरफेस के ऊपर हम वेजिटेशन कवर को इंक्रीज करेंगे, एग्रोफॉरेस्ट्री ट्रीज को इंक्रीज करेंगे जो कि सोइल को स्ट्रांगली बाइंड करके रखते हैं। वहीं आपके बैरन लैंड भी है, वहां पर भी कोशिश करें कि वेजिटेशन को कवर करें। और उसके बाद आपके कंट्रोल मेजर, यानी कि जहां पर हमें लगता है कि आपका इरोजन होना स्टार्ट हो चुका है वहां हम लोग कोशिश करें, क्योंकि अब देखो ज्यादातर जो इरोजन होता है वो स्लोप जहां पर बढ़ता है वहां पर इरोजन के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो वहां हम क्या करेंगे, कॉन्टूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, बेंच टेरेसिंग, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्लोप, जिससे आपका क्या होगा, इरोजन कम हो सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक एंड मैकेनिकल मेजर्स। तो ये आपके यहां पर एग्रोनॉमिकल मैकेनिकल मेजर्स हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि आपका क्रॉप रोटेशन जैसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो वो आपका एग्रोनॉमिक मेजर्स में है, या फिर आपकी क्रॉप को लगाते हैं
हैं, या हम लोग स्ट्रॉन्ग क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, आपके एग्रोफॉरेस्ट्रीज को ग्रो करवाते हैं, ट्रीज को ग्रो करवाते हैं, ग्रासेस को ग्रो करवाते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स। वहीं अगर हम मैकेनिकल मेजर्स की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि बंड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, रिजेस बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिजेस बना सकते हैं, तो वो आपका पार्ट जाएगा मैकेनिकल मेजर्स का। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी वाटर मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग सॉइल वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, रन ऑफ मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, और आपका ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी। देखो सॉइल वाटर कंजर्वेशन का मतलब है कि सॉइल के अंदर आपका जो पानी है उसको कंजर्व करके रखना, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉइल को कवर करके मैक्सिमम रखा जाए, जिसके अंदर मल्चिंग या आपकी कवर क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं, जो आपके सॉइल के अंदर मैक्सिमम वाटर को रिटेन करने का काम करती है। और ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो ऑलरेडी हमारे सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और रन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो पानी का रन ऑफ होता है, लॉस होता है, उसको कम किया जाए, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। जैसे आप लोग ट्रेडिशनल जो हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि लगातार टिलेज जैसी प्रैक्टिसेस करने से और इंप्लीमेंट्स का हैवी यूज करने के कारण हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर लगातार वैसे कम हुआ, और दूसरा सॉइल कॉम्पैक्ट होती चली गई, जिससे उसका इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर कोशिश करें ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज किया जाए, नेचुरल फार्मिंग जैसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें, और जो हमने पहले प्रैक्टिसेस का जिक्र किया है उनको अगर हम फॉलो अप करेंगे तो आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और आपकी सॉइल के अंदर आपका जितना वाटर स्टोर ज्यादा होगा उतना ही हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और जो फ्लड जैसी कंडीशंस बनती है वो भी नहीं हो पाएंगी। और नेक्स्ट बारी आती है ड्रिप टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम आपका कहीं किसी एरिया के अंदर कम पानी उपलब्ध है तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी सुविधाओं को यूज करते हैं, ताकि कम पानी के साथ भी एक बेहतर क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सके। और फार्मिंग प्रैक्टिसेस या फार्मिंग सिस्टम के अंदर हम लोग क्रॉप रोटेशन को फॉलो करेंगे, जिससे आपकी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जैसे हम क्रॉप रोटेशन का अगर मैकेनिज्म फॉलो करें, प्रिंसिपल फॉलो करें, तो उसके अंदर मेन टारगेट ये होता है कि डीप रूटेड क्रॉप के बाद आपकी शैलो रूटेड क्रॉप को ग्रो करवाया जाए, लेग्यूमिनस क्रॉप के बाद हम लोग नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करवाएं, या नॉन लेग्यूमिनस के बाद हम लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करवाएं, हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप के बाद लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप ग्रो करवाएं, जिससे क्या होगा आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, और उसके अंदर आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होगा। फिर हमारी बारी आती है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग आपकी जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करवाते हैं, और एक ही पर्टिकुलर टाइम के अंदर, यानी कि जो एक प्रकार से हमारा पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग का पार्ट आ जाता है। और मल्टीपल क्रॉपिंग में हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक आपका होता है कि भाई हम क्रॉप जो रोटेशन करते हैं एक के बाद दूसरा, एक साल में हम लोग दो या दो से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, तो वो हमारा सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग है। वहीं पर पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही समय में हम दो या दो से ज्यादा फसलों को जब ग्रो करवाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग। और नेक्स्ट आपका है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, जिसमें क्या होता है आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ हम लोग फॉरेस्ट ट्रीज को भी ग्रो करवाते हैं, सिल्वीकल्चर ट्रीज को ग्रो करवाते हैं, हॉर्टिकल्चर ट्रीज को ग्रो करवाते हैं, जो कि एक प्रकार से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को तो मेंटेन करेगा ही करेगा, और साथ में आपका क्या होगा हमारी सॉइल के इरोजन को भी कंट्रोल करने का काम करेगा, और बायोडाइवर्सिटी को भी इंप्रूव करने का काम करेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन भी इंप्रूव होगा, और इसके साथ साथ हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है